हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली आज हम जुड़ गए हैं। और रोहित जी सबसे पहले आए हैं क्लास में। जय श्री कृष्णा रोहित जी, खुशबू जी, हरी जी, प्रियंका जी। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और इतना मिस कर रही थी कल मैं, सैटरडे को जो हमारी क्लास नहीं हो पाई। बहुत मुझे फील हो रहा था कि वो मेरी क्लास नहीं हो पाई। शाहीन जी वेरी गुड इवनिंग। एक आदत बन गई है और अब अच्छा ही नहीं लगता है क्लास जिस दिन नहीं होती है। बट वाईफाई का इशू था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था उसमें करने के लिए। मैंने तुरंत कॉल भी किया जो वाईफाई बनाते हैं भैया को भी। सडनली चला गया बिल्कुल वाईफाई। और फिर मैंने कॉल किया वहाँ पे। और इसलिए 10 मिनट वेट भी मैंने किया कि शायद कुछ हो पाए। बट कनेक्ट नहीं हो पाए हम लोग उस दिन। और आज जाकर के सुबह ठीक हुआ है। कल भी वाईफाई नहीं चल रहा था, संडे था। अच्छा हुआ कल, नहीं तो कल की क्लास भी हमारी मिस हो जाती। तो ये अच्छा हुआ कि कल संडे था, तो कल भी पूरा टाइम लग गया। तो ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं हैं। और आप सब कैसे हैं? संडे आप लोगों ने क्या किया, कैसे बिताया संडे? कुछ स्पेशल किया, कुछ नया किया? और नए साल के लिए भी कुछ तैयारियां तो कर रहे होंगे आप लोग। कुछ होता है ना कि इस साल हम ये करेंगे, रिजोल्यूशन करते हैं नए साल के लिए। तो वो भी आप लोग क्या कर रहे हैं वो बताइए। मेरा तो हेल्थ को लेकर के है कि हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रहे। तो मेरा तो रिजोल्यूशन ये रहता है कि इस साल जो न्यू ईयर का है कि अपना हेल्थ और माइंड जो है वो दोनों को हेल्दी रखने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो मुझे करना है। अगर खेल कूद करनी है तो वो भी करेंगे, और कुछ इन्जॉयमेंट करना है तो वो भी करेंगे। सारी खुशियाँ अपने अंदर ही हैं, बस समेटने भर की देर है। ज्योति जी, निधि जी, गुड इवनिंग। अपना ध्यान रखिए। ठंड जो है अभी थोड़ा अप डाउन कर रही है। अभी सर्दियाँ तो रहेंगी जनवरी तक, तो थोड़ी कम हो जाती है, तो उसमें भी लापरवाही ना करें क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं। हेल्थ अच्छा नहीं रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं रहता ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अपना बहुत ध्यान रखिए इस समय पे। और संडे को रेस्ट कर रही थी, वेरी गुड। संडे रेस्ट कर रही थी, अच्छी बात है। गुड इवनिंग प्रतीक्षा जी। और माही जी ने सही सही लिख दिया भाई, रेस्ट कर रही थी। ओके, ठंड बढ़ गई है, यहाँ है ठंड, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ओके ओके है। बट ये है कि सैटरडे मुझे बड़ा ख़राब फील हो रहा था क्योंकि हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं 31 के लिए। तो वहाँ पे मैं गई हुई थी, प्रैक्टिस वगैरह हो रही थी, मैं देख रही थी बैठ के। और मुझे वो छोड़ के आने का भी मन नहीं कर रहा था, पर मैं अपनी क्लास भी लेनी है। मैं जल्दी जल्दी क्लास लेने के लिए दौड़ते दौड़ते आई। अभी भी मैं 2 मिनट पहले बस बैठी हूँ आके, फटाफट मैंने ऑन किया सब कुछ। और आप लोगों के साथ क्लास में आ गई। तो उस दिन आई तो क्लास नहीं हुई थी, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि अरे मेरी क्लास भी नहीं हुई आज करके। तो ये अखरता है। और टाइम को हम देखिए मैनेज करते हैं, खुद हमारे हाथ में ही होता है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ कभी प्लेइंग का, यहाँ पे जहाँ हम कंपनी में हैं, यहाँ कंपनी की तरफ से प्लेइंग वगैरह के लिए भी गेम्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो उसमें भी मेरा पार्टिसिपेशन होता है। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट करूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बैक टू बैक अपना मेंटेन करके रखती हूँ। तो वही मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी जो पढ़ाई है उसको आप रखिए, साथ साथ आप ऐसा कुछ काम ज़रूर, इसी किसी काम में रहिए इन्वॉल्व जो काम आपको अच्छा लगता है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करिए। आपको अगर लगता है आप कल्चरल में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप आगे बढ़िए। तो इस तरह से खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखना और खुश रखना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत आज के टाइम में है। जिससे कि हमारा माइंड जो है, हेल्थ के साथ साथ माइंड भी हमारा क्या होगा, हेल्दी होगा। ठीक है। तो फिलर फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर। और हमारी क्लास की जो टाइमिंग है वो 6 to 7 PM है। ठीक है। तो ये हमारी सीटेट की जो टाइम टेबल है ये है। घूमने का प्रोग्राम्स भी बन रहे हैं सबके। अरे ये माही जी ने लिखा है, मैम सैटरडे जो बोली थी उसके लिए सॉरी।
अरे ये जो आपने लिखा था कि मैम चाय पी रही है, पता है आप लोगों को, आप लोग सॉरी कह रहे हैं बट सॉरी वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं ना आप लोगों से क्लास नहीं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वाईफाई को भी अभी ख़राब होना था, और मैं बैठ करके मैसेजेस पढ़ रही थी आप लोगों के कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और हम मैसेजेस पढ़ पढ़ के हंस रहे थे, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो इसमें गुस्सा होने वाली कोई भी बात नहीं है माही जी, और मुझे इतना आप लोग फैमिली जैसे फीलिंग दिलाते हो ना, कि आप लोग ये सब जो बातें करते हो, मैं बहुत इसको एज अ फन जो वे होता है उसमें लेती हूँ। तो चाय पीने की टाइमिंग भी वही होती है, लेकिन हम लोग बहुत हंसे कि देखो बच्चे मेरे क्या क्या, मैंने अपने बच्चों को दिखाया, मैंने देखो मेरे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि मैडम चाय पी रही हैं, मतलब बच्चों को भी पता है कि मैडम को चाय पसंद है। ठीक है। तो अच्छा, उर्दू की तो देखिए क्लासेस यहाँ नहीं हो रही हैं खुशबू जी। हाँ, ये आपका टाइम टेबल हो गया, और सारी जो क्लासेस हैं वो 100% फ्री हैं, कोई भी आपको चार्जेस नहीं लग रहे हैं। साइंस की जो सेकंड पेपर की क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं 12 दिसंबर से, और आपका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है 199 का। और ये जो आप कोर्स करेंगे फुल क्लास इसमें आपको मिल जाएगी। 5000 प्लस MCQs हैं, 20 प्लस PYQ है, मॉक टेस्ट है। आपको स्क्रीन पे एक नंबर भी शो कर रहा है, कोई भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं 8233651148। ठीक है। और क्विजेस भी आपके चल ही रहे हैं, जो लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं उन्हें पता ही है। हाँ, तो देखिए मेरा बड़ा मन करता है कि मैं क्लास में बहुत बातें करूं, मुझे भी बहुत पसंद आता है आप लोगों के साथ कुछ कुछ हम, और ये होना भी चाहिए बिल्कुल। कंटिन्यू मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी ना, तो फिर आप लोग को क्लास में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा कि कहाँ से ये मैडम आ गई बस लेक्चर ही देती रहती हैं, और बोर हो जाते हैं ना। मुझे तो बोर होता है, कहीं मैं अगर पढ़ने जा रही हूँ, किसी से कुछ ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ, और मैडम सिर्फ पढ़ाती ही रहे ना, तो मुझे तो नींद आ जाती है। रियली बता रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ आप लोगों को। तो कुछ कुछ ये बातें होनी भी ज़रूरी है। और चाय तो मेरी हो गई आज की, तो अब पढ़ाई भी कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर कुछ आपको और भी अच्छी चीज़ें बीच में बताऊंगी, कुछ बताना रह गया है जो सैटरडे को मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड थी एक्चुअली उस दिन की क्लास के लिए, बट चलिए थोड़ी क्लास करते हैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? पर्यावरण शिक्षा के लाभ क्या हैं? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को प्राप्त करना, या उपरोक्त सभी। बहुत इजी आंसर है, फटाफट करिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सब जो जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ क्लास में उन सभी को गुड इवनिंग। निधि जी को फीवर हो गया है, ओके ओके, ध्यान रखिए इस समय, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए इस समय, क्यों हमेशा ही अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए आप लोग। हाँ, लेखनी जी का आंसर आ गया, शाहीन जी का आ गया, निधि जी, प्रियंका जी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। और आप सभी के जो आंसर हैं वो फटाफट आ रहे हैं, इससे ही हमें पता चल जाता है कि आंसर इज राइट। द राइट आंसर इज डी। डी है ऑल ऑफ अबव, ठीक है, क्योंकि नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज ऑल्सो राइट। नॉलेज ऑफ कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो राइट। और एक्वायर मेजर टू कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑल ऑल द आंसर्स इज राइट, सो डी इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सपोर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षा के महत्व का समर्थन करता है? पर्यावरण शिक्षा स्थिरता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत पहल और सामाजिक भागीदारी की आवश्यकता को दृढ़ता से बढ़ावा देती है। और सेकंड है, यह हमारे और हमारे आसपास के लोगों के अस्तित्व के आधार को समझने के लिए महत्वपूर्ण। देखिए इसमें आप देख सकते हैं देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो जो नीचे के ABC हैं इसमें से आपको चुनना है कि केवल A होगा, मतलब पहला होगा, या केवल दूसरा होगा, A और पहला और दूसरा दोनों, या फिर ना तो A और ना तो B। ये थोड़ा डिफरेंट है कि आपके ऑप्शन, मेन ऑप्शन 2 ही रहेंगे, बट जिनमें से आपको चुनाव करने हैं वो 4 ऑप्शंस हैं। तो ये एक नया तरह का पैटर्न है जो आप लोग आज देख रहे हैं। हाँ, और इसके आंसर आने शुरू हो गए हैं। सी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू।
तो क्लियर है आप लोगों को कि जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो अगर हमें लग रहा है कि दोनों ही सही है तो दोनों चुनना है, क्योंकि एनवायरमेंट एजुकेशन जो है स्ट्रांगली प्रमोट्स द नीड फॉर पर्सनल इन्विटेटिव एंड सोशल participation to achieve sustainability. It is important for understanding the basic of our existence and those around select the correct answer. ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू एनवायरमेंटल एजुकेशन. पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है. इसमें देखिए आप तीन ऑप्शंस हैं और तीनों के जो हैं तीनों में से आपको कैसे चुनना है, ए बी सी डी करके इस तरह से दिया हुआ है, इनमें से आपको फिर चुनना है. ठीक है, ये पॉइंटर ऑप्शन हम ले लेते हैं और ये जो है ना यहाँ से आपको चुनना है. ये आपके दिए हुए हैं, फर्स्ट है ए, फिर बी और उसके नीचे है सी और डी. ठीक है, तो ए जो है उसमें ओनली 1 है, ओनली 2 है बी में, 1 और 2 है सी में और 2 और 3 है डी में. इसमें देखिए 3 ऑप्शन है. वाह, आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड. ये पैटर्न आपका थोड़ा सा डिफर कर रहा है, बाकी जो हम कर रहे थे एक ही ढर्रे से कर रहे थे उनमें से ये अब थोड़ा सा आप लोगों का अलग चल रहा है. तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं. बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि ओनली सेकंड वाला जो है यह केवल वर्तमान पर्यावरणीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर विचार नहीं करता है. इट ओनली फोकस्ड ऑन करंट एनवायरमेंटल सिचुएशन एंड नॉन कंसिडर द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following institute of India plays a vital role in supporting the environmental awareness program. भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये आपको बताना है क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है तो ये आपको चुनना होगा और आंसर्स आ रहे हैं. अभी शुरू नहीं हुए. ओके, माही जी का आंसर सबसे पहले आ रहा है, देन फिर रोहित जी का आंसर है, तो इसका आंसर जो है डी है, बिल्कुल सही है डी. आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मतलब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान और ऑल, है ना. तो ऑल ही होंगे क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे जागरूकता जो कार्यक्रम है उसमें अलग अलग तरह से भूमिका निभाते हैं. कुछ वनस्पतियों की रक्षा करते हैं जिसके कारण जो वन्य जीव हैं वो डिपेंड है वनस्पतियों पर, और वन्य जीव संस्थान भी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं. और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में क्या होता है कि जो कंडीशन है हमारी, है ना, एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, एरिया की जो कंडीशन है उसके बारे में जो पूरा सर्वे किया जाता है कि वहाँ की एटमॉस्फेरिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ की वाटर लेवल क्या है, कितनी बारिश वहाँ होती, ये सारी चीज़ें पता करते हैं. तो ये सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज हेल्ड इन. प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया था, वो साल आपको बताना है. और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे. फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो भी हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस में अटेंड करना चाहते हैं, उनको शेयर भी करेंगे. शाहीन जी का आंसर सबसे पहले आ गया है.
रोहित जी का भी आ गया है, वेरी गुड। स्क्रीन पर आंसर आने से पहले आंसर करिए फटाफट। और ए इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने ए आंसर किया है वो सब सही हैं। माही जी, इस आंसर को आपको सुधारना पड़ेगा, आपने बी आंसर किया है। तो जितने लोगों ने लगभग अभी तक तो सबने ए ही आंसर किया है, तो ए इज़ द राइट आंसर 1972। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन करके रखिए जिनका गलत आंसर निकल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनवायरमेंटल स्टडीज कैरिकुलम एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? धूप, बारिश और हवा के बारे में जागरूकता, ऊर्जा के स्रोत के बारे में ज्ञान, निकटतम परिवेश के बारे में जागरूकता, बायोस्फीयर। ये शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं माही जी, आपको अगर कंफ्यूजन था तो उसको कंफर्म करके आंसर आप लिख के रखिए, है ना, ताकि एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं गलती होगी तो, लेकिन एग्जाम में आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग गलती से निराश मत होइए और उसको नोट डाउन करके रखिए। और क्या है, ये चीज़ें फिर याद रहेंगी उस टाइम पे, अगर आपने गलती की है उसको सुधारा है, कॉपी में आप लिखेंगे ना तो लिखी हुई चीज़ें बहुत याद रहेंगी आपको। हाँ, तो इसके आंसर जो हैं ज़्यादातर डी आ रहे हैं, डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बायोस्फीयर जो है ये प्राथमिक स्तर पर इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप लोगों को बताया था, उसका एक सर्कल बताया था कि किस किस तरह से बायोस्फीयर में 3 तरह के सर्कल्स होते हैं उसके बारे में। तो ये जो चालू होता है ये बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना, ये मोस्टली आपका 7th क्लास 8th क्लास में बेसिकली आपका ये देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी क्लासेस में इसके बारे में नहीं रहता है। छोटे बच्चों को धूप, बारिश, हवा इस तरह की बातें बताएंगे, ऊर्जा के स्रोत के बारे में, निकटतम परिवेश के बारे में जोड़ना, इस टाइप की चीज़ें बताएंगे। बायो रिजर्व जो है थोड़ी बड़ी क्लासेस में आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ ईवीएस इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ईवीएस का दायरा निम्नलिखित में से किस विषय से निकटता से संबंधित है? फिजिक्स मतलब भौतिकी, ज्योग्राफी भूगोल, मैथमेटिक्स गणित, सोशलॉजी समाजशास्त्र। हाँ, ये डेट्स जो हैं माही जी, मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी डेट में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि वो डेट को क्या होता है, रटना पड़ता है ना, उसके लिए कोई लॉजिक हम नहीं लगा सकते। जैसे बाकी चीज़ों के लिए फिर भी लॉजिक्स होते हैं कि हमने लॉजिक लगा लिया, याद कर लिया, बट वो रटने वाला काम होता है डेट में, उसमें तो आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 70s के आसपास ही हुई हैं डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर जो है, ज़्यादातर लोगों ने डी किया है, बट आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर बी होगा। मुझे पता था ये मिस्टेक्स आप लोगों से होगी। तो निकटता से देखिए संबंधित है वो आपका भूगोल है, इसलिए निकटता से संबंधित है भूगोल, क्योंकि भूमि, भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, भूमि, जल, वायु, इसकी स्थिति, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो ईवीएस में ज़्यादातर इस चीज़ों के बारे में ही रहता है कि जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, इनके बारे में बेसिकली ज़्यादातर नॉलेज जो है ईवीएस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ना। तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीकी से जो है वो आपका ज्योग्राफी से कनेक्ट होगा। वैसे तो सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं, आपका फिजिक्स भी है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट इसमें निकटता से संबंध रखता है तो वो है आपका भूगोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What created a negative impact on the environment? किस चीज ने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है? ग्रीडी एटीट्यूड ऑफ मैन, पुरुषों का लालची रवैया, नेचुरल कैलेमिटीज मतलब प्राकृतिक आपदा, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव किसने डाला है? इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या लिखना चाह रहा है। किस चीज ने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है?
किस चीज़ से जो पर्यावरण है वो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है? तो उसका आंसर है ए आंसर होगा इसका, ग्रीटी एटीट्यूड ऑफ मैन। आप देखिए कि जो व्यक्ति है, इंसान जो हैं, उनका जो एक लालच है, उस लालच ने दुनिया का क्या कंडीशन में उसको ला करके रख दिया है। जो हमारा ज़मीन है, उससे हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं। हमारा लालच क्या हो गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के कारण, चाहने के कारण उसमें केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमने धरती को बर्बाद कर दिया है। और वही केमिकल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हमारे पास केमिकल के रूप में पानी को भी ख़राब कर रहा है। उसके बाद हमने इतनी सारी फैक्ट्रीज़, दुनिया भर की प्लास्टिक की चीज़ें, सजावट के सामान, ये सब चीज़ों के लिए इतना अपने आप को लालची बना लिया है कि उसके लिए हमने क्या किया है कि प्लास्टिक का जो है वो हम बंद ही नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो आसपास का जो एरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ख़राब कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इसमें नकारात्मक होने का कारण है, उसका प्रभाव होने का, इम्पैक्ट बढ़ने का कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ जो इंसान का लालची रवैया है वो है। क्योंकि इंसान जो अपने कर्म कर रहा है उसका ही भुगतान उसको मिल रहा है प्रकृति से। तो पहला ये है। और अगर प्राकृतिक आपदा देखें तो प्राकृतिक आपदा तो एक हद तक आती है, ठीक है, माना जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि कोई एक चीज़ है तो पुरुषों का जो लालची, इंसानों का जो लालची रवैया है वो क्या कर रहा है, पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा के दायरे में शामिल नहीं है? पॉपुलेशन एजुकेशन मतलब जनसंख्या शिक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी, फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य, फूड एंड न्यूट्रिशन भोजन और पोषण। बहुत इजी है ये आंसर, ध्यान से आंसर करिएगा। क्योंकि पर्यावरण के साथ हम समाज को भी जोड़ते हैं, अपने हेल्थ को भी जोड़ते हैं, अपने खाने पीने को भी जोड़ते हैं। नहीं जोड़ते हैं तो हम क्या नहीं जोड़ते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये आईटी सेक्टर की चीज़ हो जाती है ना। तो जनसंख्या शिक्षा मतलब परिवार से रिलेटेड आ गया कि परिवार में कैसे कैसे होने चाहिए, परिवार किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये जनसंख्या से रिलेटेड हो जाएगी। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, भोजन और पोषण के बारे में, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये दायरे में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्होंने थोड़ा गलत किया हुआ है वो इसको करेक्ट करेंगे प्लीज़। ठीक है, कुछ लोगों ने ए भी किया है आंसर, और ज़्यादातर ऐसे लोगों ने तो बी ही आंसर किया है। आई थिंक एक दो लोगों का ही आंसर रॉन्ग आया है, थोड़ा करेक्ट कर लेंगे प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कैरिकुलम ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन शुड इंक्लूड, पर्यावरण के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए बच्चों का अनुभव, बच्चों का स्कूल का माहौल, उपयुक्त पाठ्यक्रम और उपरोक्त में से सभी। ये आपका सीजी टेट में जो है वो पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का जो टेट हुआ था उसमें इसको पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आने की, जो किसी अदर टेट में पूछे जाते हैं। अफसाना जी का, रोहित जी का आंसर अभी, अच्छा नहीं, रोहित जी का आंसर आ रहा है, सबसे पहले आंसर आया है, फिर निर्मला जी का भी आंसर आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आंसर जो हैं आपके डी आंसर आ रहे हैं, और डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बच्चों का क्या अनुभव होता है, स्कूल का माहौल, उपयुक्त पाठ्यक्रम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैटर करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? ये भी उसी तरह का क्वेश्चन आ गया आपका, इसमें डेट बताना है आपको कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है कब शुरू किया गया था। ये तो बहुत इजी है, मैंने शॉर्ट्स वगैरह में भी ये डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कई बार बताया भी है इसके बारे में, कई तरह से हमने पढ़ा हुआ है। आई थिंक इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, घुमा फिरा के आते हैं। देखिए
सेंट्रल लेवल का जो टेट होता है ना वो सभी जगह मान्य हो जाता है। और अब पहले तो सिर्फ सीटेट ही होता था, अब धीरे धीरे स्टेट वाइज भी हो गया है। तो वो लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर आप सिर्फ जैसे सीजी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीजी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये आजकल बाउंडेशन लगा दी गई है गवर्नमेंट में, तो पहले इस तरह का नहीं था। और सेंट्रल का कर लेने से क्या होता है कि वो मान्यता सब जगह ही मिल जाती है, तो इसलिए सीटेट को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पर कई जगह स्टेट वाइज ये हो गया है कि जैसे आपने, अगर आप हरियाणा से रहते हैं तो आपको हरियाणा टेट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आपको किसी किसी पोस्ट में ना वो बाइंडिंग लगा देते हैं कि बाउंडेशन लगा देते हैं कि आपको एच टेट आपका होना चाहिए। ये इसमें अंतर हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो स्टेट वाले जो हैं उन्होंने जो पोस्ट निकाली हुई है जॉब के लिए, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या क्लॉजेस रखे हुए हैं, क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं कि वो क्या अपने क्षेत्र वालों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर जो सभी तरह के जो टेट वाले आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। ये वाली बात आ जाती है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। डेट भी आ गया, लेखनी जी ने डेट भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज हैज़ बीन डेवलप्ड टू इंक्लूड प्योर साइंस एज वेल एज सोशल साइंस कॉन्सेप्ट्स। दिस हैज़ बीन डन प्राइमरीली टू। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम को शुद्ध विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को शामिल करने के लिए विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से क्यों किया गया है? शिक्षार्थी को समग्र रूप से पर्यावरण देखने में सक्षम बनाता है, अध्ययन किए जाने वाले विषयों की संख्या कम करने के लिए, स्कूल बैग के भार को कम करने के लिए, विषय शिक्षकों की आवश्यकता को कम करने के लिए। बहुत इजी आंसर है इसका, बिल्कुल क्लियर कट आंसर है। क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो भी डिफ़र करता है हर जगह का। जैसे एच टेट का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, सी टेट का काफ़ी इजी है, यूपी टेट सबसे टफ माना जाता है, तो डिफ़र भी करता है स्टेट वाइज। हाँ, तो इसके जो है आंसर ए आ रहे हैं सबके। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, क्योंकि हम समग्र रूप से पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं, तो जहाँ भी ये वर्ड आप देख लेते हैं इंटीग्रेटेड या समग्र, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, आंसर यही होने वाला है कि हम समग्र रूप से पढ़ते हैं ना, सारी चीज़ को एक साथ एकीकृत रूप से पढ़ते हैं और उसको समग्र दृष्टि से देखते हैं, होलिस्टिक मैनर से देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण गर्म हो रहा है, क्या कारण है? इंफ्रारेड किरणों जो है पृथ्वी पर पहुंचती हैं उसके कारण, वातावरण में नमी की परत के कारण, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि, या वायुमंडल की ओजोन परत के कारण। बहुत इजी है, कई बार इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। हाँ, जैसे माही जी ने सीजी टेट क्लियर किया हुआ है ना, तो सीजी में अगर आपका जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो पोस्ट वाइज कभी कभी उसमें लिखा हुआ रहेगा स्पेशली कि अगर आपने सीजी टेट किया है तो उसको पहले प्रेफरेंस मिलता है, तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा। वेरी गुड माही जी। और आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं बहुत लॉजिकल हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इससे बाकी लोगों को भी काफ़ी नॉलेज मिलता है। सी इज़ द राइट आंसर। कुछ लोगों ने, जैसे अफसाना जी ने बी किया है और मनोज जी ने डी किया है। थोड़ा सा करेक्ट करेंगे आंसर को। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब जैसे ही हमारे वायुमंडल में बढ़ेगी ना, तो एटमॉस्फेयर क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। गर्म गैस है ना ये, तो ये जो टेम्परेचर है उसको हाई कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आप गर्मी के दिनों में देखिए कि आप जब रोड पे जाएंगे ना तो और आपकी हालत ख़राब होगी गर्मी से। लेकिन जब आप ऐसे जगह पे चलेंगे जहाँ रोड के दोनों किनारे में बड़े बड़े पेड़ लगे होंगे, तो वहाँ गर्मी के दिनों में भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई जो है ज़्यादा होगा पेड़ पौधों के कारण, और एकदम खुली जगह होगी, सपाट मैदान होगा, तो वहाँ बहुत गर्मी लगेगी। तो ये अंतर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो अगर है बढ़ जाए तो वो तापमान वृद्धि का कारण बन जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो टेम्परेचर है दैट इज इंक्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ देयर वॉज नो CO2 in the earth atmosphere, the temperature of earth's surface would be। अगर कोई CO2 जो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी पर नहीं हो, तो पृथ्वी के सतह का तापमान क्या होगा? ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। वर्तमान से अधिक हो जाएगा तापमान, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा, वर्तमान के समान ही तापमान होगा या वर्तमान से कम तापमान होगा।
ये आप खुद ही अपना लॉजिक लगाइए, मैंने अभी आंसर आप लोगों को बता ही दिया लास्ट क्वेश्चन में ही। ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, सिर्फ काल्पनिक रूप से ये क्वेश्चन को किया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में नहीं होगा तो क्या बोला जा रहा है, नहीं होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया सभी को। डी इज़ द राइट आंसर है। देखिए इसको समझिए ध्यान से। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा बोला गया है कि अगर CO2 नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है हमारे वायुमंडल में, तो क्या होगा, गर्मी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो गर्मी को बढ़ा रही है। तो वर्तमान से अधिक गर्मी कैसे होगी आप बताइए। और ऑक्सीजन की मात्रा तो उतनी ही है, इसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा चेंज नहीं की गई है और वर्तमान के समान भी नहीं हो सकती, तो वर्तमान से तो कम ही हो जाएगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत डाउन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही हमारे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो। अभी क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द टर्म बैलेंस डाइट करेक्टली। निम्नलिखित में से कौन संतुलित आहार शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है। देखिए यह फूड वाले चैप्टर से आपका आ गया। इट इज़ अ डाइट दैट हैज़ एडिक्वेट स्पाइसेस फॉर टेस्ट। यह एक ऐसा आहार है जिसमें स्वाद के लिए पर्याप्त मसाले होते हैं। यह एक ऐसा आहार है जिसे अच्छी तरह से पकाया जाता है, अच्छी सुगंध होती है। यह एक ऐसा आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और यह एक ऐसा आहार है जो एक अच्छे रसोइया द्वारा साझा किए गए साप्ताहिक चार्ट के अनुसार है। बहुत इजी आंसर है, फटाफट करिए। हाँ, मैंने कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखा है जो सिमिलर हैं, जो कि यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। मैंने उसकी भी बुक रखी हुई है और सीटेट की भी रखी हुई है, तो मैं कंपेयर भी बहुत कर लेती हूँ उसमें। तो कई क्वेश्चन जो हैं सिमिलर हैं, जो यूपीएससी में भी पूछे गए हैं और वो आपके सीटेट में भी हैं, सीजीटेट वगैरह में भी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वो क्वेश्चंस भी कुछ इंक्लूड करती हूँ। हाँ देखिए, सी आ रहा है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सी, कि यह एक ऐसा आहार है जिसमें सभी तरह के आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। समझ रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन सही आंसर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्रेजेंट द करेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ओवर कुकिंग ऑफ फूड। ज़्यादा खाने को पका देना, ओवर कुक कर देना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भोजन के अधिक पकने के सही प्रभाव को दर्शाता है। ज़्यादा पक जाए खाना तो क्या होता है, खाना पचने में आसान हो जाता है, शरीर द्वारा वसा को आसानी से अवशोषित कर लेता है, अधिकांश पोषक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं, या भोजन को लंबी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी आंसर जो है सी आ रहा है, और किसी ने लिखा है, गोलू जी ने लिखा है सी फॉर चेंज। सी ऑप्शन मैम, सी इज़ एक्यूरेट आंसर। हाँ, सी जो है देखिए चेंज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सी एक बहुत, एक तरह से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट लेटर है। सी जो है आपको कोई चीज़ का चेंज देता है, सी जो है आपको कोई चीज़ का चांस देता है, सी जो है करेज देता है आपको, सी कंटिन्यूटी को बताता है, और सी कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है।
तो सी से अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं लाइफ में, और अगर आपने अच्छा काम किया तो सी से ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी मिलता है ना। तो ये जो सी है ना, ये लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए तो हर लेटर ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये आज सी की बात हुई तो मुझे कुछ वर्ड्स ध्यान में आ गए तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो राइट आंसर इज सी, कि उसके जो अधिकांश पोषक तत्व होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर प्लेंटी ऑफ फूड इन proportion to their body weight because they need। बढ़ते बच्चों को अपने शरीर के वजन के अनुपात में भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें आवश्यकता होती है किस चीज़ की, विकास के लिए नए ऊतक बनाने के लिए अधिक प्रोटीन की, स्वास्थ्य की दृष्टि से दृष्टि के विकास के लिए विटामिन डी की, सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक खनिज की। क्लियर कट आंसर है ये भी, फटाफट बताइए। तो इसके आंसर जो हैं ए और डी में थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है, बट ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ए इसलिए होगा कि विकास के लिए नए ऊतक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रोटीन, है ना, वजन के अनुसार। देखिए कभी कभी वजन के अनुसार खाने की बात होती है, तो वजन के अनुसार खाने की बात तब होती है, आप जिम कभी जो जाते होंगे उनको पता होगा कि उनका वेट किया जाता है। अगर वो अंडर वेट हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको ये खाना है, तो उनका पहले वजन करके देखा जाता है। जो बच्चे अंडर वेट होते हैं तो उनको इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ वजन की बात हो रही है ना, तो वजन आपका कैसे बढ़ेगा, आप प्रोटीन अच्छा लेंगे, तो प्रोटीन युक्त डाइट लेंगे तो आपके बॉडी का जो वेट है वो, ये वेट की बात की जा रही है। बढ़ते बच्चे हैं तो उनकी जो वजन है ना कई बार कम हो जाता है। कैसे कम होता है, उनकी हाइट तो अच्छी बढ़ जाती है बट वो एकदम दुबले पतले बिल्कुल हड्डी के ढांचे की तरह हो जाते हैं। तो डॉक्टर ये कहता है कि आपके बच्चे जो हैं अभी बढ़ती उम्र में हैं तो आपको इनको प्रोटीन ज़्यादा देना है, क्योंकि उनका जो नए नए जो सेल्स बॉडी में बनते हैं, टिश्यूज़ ग्रोथ करते हैं, वो इसी टाइम पर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है राइट आंसर दैट इज़ ए। जैसे बढ़ते बच्चे एकदम छोटे बच्चे रहेंगे, उनका मेंटल आप देखेंगे कि आपने सीटीपी में पढ़ा है कि उनका मेंटल ग्रोथ होता है, अलग अलग स्टेजेस में होता है। फिर आगे चलते हैं तो वो मेंटल ग्रोथ के साथ साथ क्या है, फिजिकली भी उनका ग्रोथ किस तरह से होता है, ये आपने अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ मिनरल दैट इज रिक्वायर इन ट्रेसेस इन द बॉडी एंड इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। एक खनिज है जो शरीर में थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये कई लोग जानते होंगे, जो इस बीमारी का जो नाम जानते हैं उनको पता होगा। आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। एक मेडिसिन भी आती है इससे रिलेटेड। जिसका आंसर आना शुरू भी हो गया है, और ए भी आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, और इसका राइट आंसर जो है वो ए होगा। जिन्होंने भी ए आंसर किया है वो राइट हैं। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर, आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, आपका जो है थायराइड का प्रॉब्लम होता है। थायराइड कई लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, एक तरह की ये बीमारी है जो थायराइड, जो हमारा ग्लैंड होता है, अलग अलग बहुत सारे ग्लैंड होते हैं बॉडी में। थायराइड जो ग्लैंड होता है वो वर्क प्रॉपरली नहीं करता है। ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में हार्मोन्स को प्रॉपर बैलेंस करके रखते हैं। तो जो थायराइड जो हमारा ग्लैंड है वो वर्क करना बंद कर देता है, जिस कारण ये बीमारी हो जाती है। तो उसमें दवाई दी जाती है थायरोक्सिन नाम की, और इसमें आयोडीन की मात्रा बॉडी में कम होने के कारण ये ग्लैंड जो है इसके वर्किंग में जो है प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, शॉर्ट में ही मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो ये बेसिकली जो है ये हमारा जो ग्लैंड है ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है, ऐसे अलग अलग हमारे ग्लैंड होते हैं जो अलग अलग तरह के हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो हैं उसको
रिलीज़ करते हैं, कितना उसका मात्रा होना चाहिए बॉडी में वो भी रहता है। तो अगर उसमें बैलेंस बिगड़ जाता है तो उससे क्या होता है, जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो एक आपने देखा होगा कि बहुत मोटे हो जाते हैं। तो वो हार्मोन इनबैलेंस होने के कारण ही ये प्रॉब्लम आती है, वो या तो बहुत मोटे हो जाएंगे या फिर वो अंडरवेट हो जाएंगे। तो ये दो तरह का होता है थायराइड में भी। एक लक्षण जो है वो मोटापे वाला होता है और एक क्या होता है कि वेट को कम कर देता है। तो इनमें सिम्टम्स होते हैं कि इनको नींद नहीं आती है, या जो मोटे होने वाले होंगे ना उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो मतलब असेस नहीं कर पाते हैं कि उनको कितना खाना है, वो उनको ना अंदाज ही नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनको होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, घेंघा नाम का, जी गोलू जी भी कह रहे हैं घेंघा नाम की बीमारी होती है, बिल्कुल सही। तो ये गले में हो जाता है। ये जो ग्लैंड रहता है गले के पास में आपका रहता है, और गले में ही ना अजीब सा एक फूला हुआ सा उभार जैसा आ जाता है, और एक वहाँ पे अलग से दिखाई देगा मोटा सा। वो मैंने जब लेसन पढ़ाया था ना तो उसमें शो भी किया था पिक्चर। तो वो गले में प्रॉब्लम आ जाती है। और कई लोगों को बोलने में भी ना हमेशा खराश रहती है, उनको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत होता है। तो ये सारे जो है शुरुआती जो है लक्षण होते हैं जिससे कि पहचान की जाती है कि इनका थायराइड जो है वो बिगड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ cereal crop and pulses crop alternately in the same field in successive season is called। क्रमिक मौसम के में अनाज के जो फसल है, दलहन की फसल है, उसको वैकल्पिक रूप से एक ही खेत में उगाने की प्रथा है। मतलब फसल को हम क्या करते हैं, कभी ये वाला लगाते हैं उसके बाद वो वाला लगाते हैं, सेम नहीं लगाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन का आंसर। हाँ, गलगंड भी कहते हैं, बिल्कुल सही। देखिए कितने अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ क्लास में कि आप लोग और भी जिनको जो भी नॉलेज रहती है वो शेयर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी को बोलते हैं हेल्दी पार्टिसिपेशन। हाँ बिल्कुल सही। खुशबू जी ने भी बताया है कि कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग दुबले हो जाते हैं। आ, घेंघा भी नाम है और गलगंड भी नाम है, बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात है। ये होता है कि हम अपने नॉलेज को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो फ़ायदा यही होता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमारी संगत भी अच्छी, हमारी रंगत भी बहुत अच्छी ही होगी। ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो फसल का जो चक्रीकरण होता है, क्रॉप रोटेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो ये रोटेट किया जाता है, एक ही तरह की फसल को कंटिन्यू नहीं लगाया जाता है। जैसे कुछ फसल होती हैं उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ जो होती हैं उनको जो ज़मीन में कैल्शियम है उसको ज़्यादा ले लेते हैं, तो पोटेशियम कोई फसल जो है ज़्यादा ले लेती है। तो हम रोटेट करते हैं तो इससे फ़ायदा होता है कि मिट्टी जो है उसमें क्या हो जाता है, एक साइकिल जो है, बैलेंस्ड साइकिल जो है वो चलता रहता है, बिल्कुल सही। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, वेरी गुड। साथ साथ हम सीडीपी भी पढ़ ले रहे हैं, है कि नहीं? दैट्स गुड क्लास, ये बहुत अच्छी क्लास है। नेम द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। उन फसलों के नाम बताइए जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। तो इसमें क्रॉप्स नॉर्मल दे दिया है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप और जेड क्रॉप्स। आंसर आ रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, सी आ रहे हैं। और जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, बिल्कुल सही। ठीक है, और फिर सर्दियों में इसकी कटाई हो जाती है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है सभी के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन आवर कंट्री इज कोल्ड डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ हुआ है, इजी भी है, कई बार पूछ चुके हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग? झांसी
एक्यूरेट आंसर। राइट गोलू जी, आप सी आंसर को फिर बोल रहे हैं एक्यूरेट। हाँ हाँ, लेकिन इसमें आंसर जो है 21 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए बी से एक बहुत अच्छा कौन कौन इंकरेजिंग वर्ड बता सकते हैं, छोटा सा एक गेम खेल लेते हैं, ये तो हमारा हो नहीं पाता है ऑनलाइन क्लास में। आज एक छोटा सा, चलिए बी आंसर आ रहे हैं ना, तो बी से कोई एक बहुत अच्छा इंकरेजिंग वर्ड कौन बता सकता है। देखते हैं किसके पास क्या क्या वर्ड के भंडार हैं। अपने भंडार ओपन करिए, छोटा सा हम फटाफट से एक गेम खेलते हैं, इसमें लिख करके भेजिए। जैसे सी से मैंने करेज बताया आपको, कंट्रोल, चेंज, ये सब बताया ना, बी से आप लोगों को बताना है, ठीक है। बी फॉर बाहुबली, ओके। गोलू जी का तो आ गया बी फॉर बाहुबली। देखते हैं और लोगों का क्या क्या आता है। वर्ड्स लिख के भेजिए। मेरा है बेस्ट, चलिए मैंने भी भेज दिया बेस्ट। और लेखनी जी ने लिखा है ब्रेन, शाहीन जी ने लिखा है बेटर, ज्योत्सना जी का है बी से ब्रिलियंट, वेरी गुड। माही जी का है बिलीफ, बिहेवियर, ब्रेव, वेरी गुड। अफसाना जी का है बोल्ड, ओह गॉड। श्रीकांत जी का है ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। लेखनी जी ने लिखा है बस्टर्ड, ब्लॉक बस्टर है ना, ब्लॉक बस्टर है हम लोग। बी फॉर ब्रिलियंट, कई लोगों ने ब्रिलियंट लिखा है। बबली जी ने लिखा है बाबुल, और राधा जी ने लिखा है बिजी। बेस्ट खुशबू जी का है, मेरा और खुशबू जी का सेम है, मैंने भी बेस्ट बताया था। और बर्थडे केक भी आ गया, देखिए वेरी गुड। बेटा, एक बहुत बहुत ही प्यारा एक वर्ड है, वो किसी ने लिखा नहीं है। बेस्ट कई लोगों ने लिखा है, विपिन जी ने भी, बबली जी ने भी। बेटर हो गया, यस। बूस्टर डोज, राइट राइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आजकल के समय में, बूस्टर डोज, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा और गुड, फटाफट आप लोगों के आंसर भी आए, थोड़ा मज़ा भी आ गया। और गोलू जी का 1 जनवरी बर्थडे है, इसलिए बर्थडे केक वो पहले देखिए एडवांस में हम लोग को बर्थडे का केक भी दिखा दिए हैं। और सब याद रखना, मैं हो सकता है थोड़ा भूल जाती हूँ, बट आप लोग की जिम्मेदारी है कि गोलू जी का बर्थडे याद रखना। गोलू जी आपको क्लास अटेंड करनी है उस दिन, हम लोग आपको बर्थडे विश भी करेंगे। अच्छा, आज ऐसा कोई है जिसका बर्थडे है क्लास में, तो हम एक बार विश कर लें उसको। कोई भी हमारे मेंबर्स में से ऐसा कोई है जिसका आज बर्थडे है? हाँ, ब्यूटी एक वर्ड आया, यस ब्यूटी। हाँ, एडवांस वाला हैप्पी बर्थडे, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। चलिए चलिए, तो बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा 2-4 मिनट हम लोग हंस बोल लिए एक दूसरे से। चलिए आगे चलें, तो इसका आंसर बी है लद्दाख। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर, इसका करेक्ट पेयर देखिए किस में बन रहा है। असम का बिहू, उड़ीसा का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का लावणी और कर्नाटक का कथक। ये आपको जो परफेक्ट जो बना हुआ है जोड़ी, उसको बताना है। चलिए वेरी गुड, माही जी का बस आंसर आया है अभी तक, बाकी लोग भी फटाफट आंसर करिए, बहुत इजी है। ए आने लगे आंसर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, असम का बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेजड़ी ट्री आर मेनली फाउंड इन, खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ? गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में, ठंडी और शुष्क स्थिति में, मध्यम या गर्म और शुष्क स्थिति। बहुत इजी है ये वाला भी, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, एक बार और पूछ भी चुकी हूँ। खेजड़ी ट्री से भी कई क्वेश्चन आते हैं।
देखिए ये जो है डेजर्ट में होता है, ये क्वेश्चन मैं एक बार आप लोगों से पूछ चुकी हूँ, है ना। ये डेजर्ट में होता है और डेजर्ट में किस तरह का माहौल होगा, गर्म रहेगा बहुत और शुष्क, मतलब हॉट भी रहेगा और ड्राई भी रहेगा वहाँ। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है, सब करेक्ट करेंगे, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, गर्म और आर्द्र, आर्द्र नहीं होता है वहाँ पे किसी तरह का, वहाँ पे ह्यूमिड नहीं होता है। और ये पेड़ जो हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं, तो राजस्थान का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, बहुत ही हॉट होगा और ड्राई कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट करके चलेंगे, ये गलती काफ़ी लोगों ने करी है इसमें, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मनी फ्रिक्वेंटली आस्क प्रोबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चन in her class 5th EVS class. By doing so, she aimed at improving. मणि अपनी कक्षा में EVS की जो कक्षा है 5 में अक्सर जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। ऐसा करके वह सुधार करना चाहती है क्या? अवलोकन कौशल, भावनात्मक कौशल, सुनने का कौशल या सोच कौशल, ऑब्जर्वेशन स्किल, इमोशनल स्किल, लिसनिंग स्किल और थिंकिंग स्किल। इसका भी बड़े ध्यान से आप लोग समझ के आंसर करिए। जांच और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है, तो इससे किस तरह का उसका जो है सुधार होगा। हाँ, ज़्यादातर लोगों के आंसर जो है डी आ रहे हैं, डी इज़ द राइट आंसर, कि उसका जो सोच है, थिंकिंग का जो स्किल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इमेजिनेटिव क्वेश्चंस पूछ रही है ना, कल्पनाशील पूछ रही है, तो उसकी सोच का जो कौशल है वो डेवलप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज। सामान्य तत्व जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद होता है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन। इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा, और बी जो है वो है नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में ही ये मौजूद होता है। ठीक है, तो सामान्य तत्व है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में ही होता है, दैट इज नाइट्रोजन। चलिए इसको भी करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें भी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा था ना, उसमें भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में आपका होता है नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। EVS curriculum at primary stage has been developed to include pure science as well as social science concept. This has been done primarily. प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यक्रम को शुद्ध ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को शामिल करने के लिए विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से क्यों किया गया है? विषय शिक्षकों की आवश्यकता कम करने के लिए, शिक्षार्थी को पर्यावरण के समग्र रूप से देखने में, स्कूल के बैग का भार कम करने के लिए, अध्ययन किए जाने विषय की संख्या कम करने। एक और क्वेश्चन था उसकी जैसे ही है, एक या दो ऑप्शन इसके चेंज कर दिए गए हैं, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा भी था, तो ये भी आप लोगों का उसी तरह का क्वेश्चन है। फटाफट आंसर कर दीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है ये। हाँ सेम, इसका एक क्वेश्चन ऑप्शन ही शायद चेंज है आई थिंक। तो ये सेम आपका आ गया समग्र रूप से, आई थिंक सेम आ गया है क्वेश्चन, मुझे लग रहा है, या एक ऑप्शन इसका चेंज है। चलिए कोई बात नहीं है ना, ये तो सेम ही क्वेश्चन लगभग है, समग्र रूप से देखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ EVS इन रिलेशन टू सोशल साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के संबंध में EVS के अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार कई तरह से पूछा गया है, इसके ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, फटाफट आपको आंसर करने हैं।
ये उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव में क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ईवीएस अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग ढंग से पूछा गया है, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही रहता है हमेशा। इसके ज़्यादातर आंसर जो है ए आ रहे हैं, एंड ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये परिभाषाएं जो है ना, ये बच्चों के साथ रिलेट नहीं करती। हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जहाँ भी परिभाषा की बात आ जाती है वो एकदम ही नेगेटिव चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शालिनी हैज़ प्लान्ड अ फील्ड ट्रिप फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स टू साइंस सेंटर. Which one of the following general instructions given to students is relevant irrelevant for a trip? शालिनी ने कक्षा 4 के छात्रों के लिए विज्ञान केंद्र की एक फील्ड ट्रिप की योजना बनाई है। छात्रों को दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देश यात्रा के लिए अप्रासंगिक है? क्योंकि ये फील्ड ट्रिप की बात कही जा रही है, तो क्या चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए फील्ड ट्रिप में? तो आंसर जो है बी आ रहे हैं, एंड बी इज़ द राइट आंसर कि भाई फील्ड ट्रिप में जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। एक जू वाला भी क्वेश्चन है इसी तरह का, है ना, कि जू में भी जा रहे हैं तो पूरे दिन का स्कूल बैग ना लेके जाएं। जू वाला एक क्वेश्चन और भी आपका इसी तरह का है कि वहाँ जानवरों के लिए कुछ लेके नहीं जाना है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो इस तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ये फील्ड ट्रिप को चेंज करके जू डाल देगा, ये भी कर सकता है। तो इसमें पूरे दिन भर के लिए स्कूल बैग ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, यूजीसी नेट की जो क्लासेस होती हैं उनमें आप जा करके इसके बारे में कंफर्मेशन गोलू जी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से इस बारे में बता सकते हैं। हमारी तो सीटेट की क्लास है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, आप लोगों को लगता है कि हाँ आपने कुछ सीखा समझा, यहाँ आपका एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये 1 घंटा आप लोगों को सिर्फ दिखाई देता है पढ़ाने के लिए, जिसमें कि काफ़ी मेहनत कम है, लेकिन इसके पीछे जो हम क्वेश्चंस आपके ढूंढते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं, वो पूरा प्रॉपर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें बहुत समय लगता है। तो इस मेहनत को अगर आप लोग लाइक करते हैं ना, तो वो मेहनत हमारी सफल हमें नज़र आती है। तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना भूलिएगा नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स whose male bird makes many beautiful nest and the female bird select one nest to lay her eggs in option. पक्षियों की एक विशेष प्रजाति का नाम है जिसका नर पक्षी कई सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी अपने अंडे देने के लिए एक घोंसला चुनती है। तो इनमें से कौन है? इंडियन रॉबिन है, सन बर्ड है, टेलर बर्ड मतलब दर्जन चिड़िया है, या फिर वीवर बर्ड है मतलब बुनकर पक्षी है, जिसको बया पक्षी भी कहा जाता है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर आप लोग का होगा डी। ध्यान रखिएगा, बुनकर पक्षी जो होता है, बया पक्षी होती है ना, ये चुनवाती है, क्योंकि इसकी जो घोंसले होते हैं सबसे सुंदर होते हैं, और ये जो इसमें मेल बर्ड जो होता है वो बहुत सुंदर घोंसले बनाता है, और फिर जब आधा घोंसला बना हुआ रहता है तब ये फिर अप्रोच करता है जो फीमेल होती है उसको कि आप आकर के हमारे घोंसले में अंडा दीजिए। इस तरह से ये इनका होता है। तो डी इसका राइट आंसर है, इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, क्योंकि हमने 30 क्वेश्चन ही आज करने थे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो tapioca and coconut is their own courtyard and using they prepare their tasty food. हमारे देश के निम्नलिखित में से किस एक भाग में अधिकांश लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं? इनका उपयोग करके वे स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ये सब मैं करवा चुकी हूँ एक तरह से। देखिए कई क्वेश्चन इसमें से आप लोगों के रिवीजन के लिए भी मैं देखती रहती हूँ कि रिवीजन में आप लोग क्या कर रहे हैं। ओके, गोलू जी को भी सपोर्ट करिए भाई आप लोग सब। और क्या पढ़ाते हैं आप, थोड़ा गोलू जी बताइए सभी को, ताकि स्टूडेंट्स को आपके भी चैनल के बारे में जानकारी हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, यहाँ भी आपने अच्छा माहौल बनाया है। और हम चाहते हैं कि आपका जो चैनल है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो करे। ऑल द बेस्ट टू यू गोलू जी। हाँ, 30 का जो है ए आंसर है। ए इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है जब आप भी कुछ नया काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए ये एजुकेशनल फील्ड जो है, वो जो बैठ करके लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, उससे तो मुझे लगता है कि एजुकेशनल जो भी वीडियोस बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। समाज के लिए भी एक बहुत ही अच्छा काम, अपने एक काम कर रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो भाई क्लास रेगुलर मेरे साथ अटेंड करिए, हमें भी इंतज़ार आपका रहता है। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि कल जो है मैं कल की क्लास आप लोगों की सॉरी नहीं ले पाऊँगी। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है जिसको कि मैं टाल नहीं पा रही हूँ, और इसलिए कल की क्लास ना हमारी नहीं हो पाएगी। मैंने सोचा आप लोगों को पहले से मैसेज कर देती हूँ, बता देती हूँ, ताकि आप लोग जो हैं कल की क्लास के लिए परेशान ना हो कि भाई मैडम अभी तक आई नहीं। तो कल की क्लास जो है हमारी नहीं होगी, ठीक है। और सीधे परसों फिर हम मिलते हैं। तो इतने दिन कंटिन्यू मैं आप लोग की क्लास कर रही हूँ, तो एक दिन में थोड़ा सा मुझे कुछ अर्जेंट काम है जिसके कारण कि कल की क्लास में आप लोगों से नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। सॉरी फॉर देट। तो आप मेरी पिछली वीडियोस वगैरह देख के, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं मैराथन क्लास वगैरह, वो आप देख करके और प्रैक्टिस अपना ज़रूर करिए। ये टाइम अगर आप ईवीएस के लिए आपने 1 घंटा रखा है तो आप ईवीएस को ही पढ़ाई करिए, ठीक है। तो कल की जो हमारी क्लास है वो नहीं होगी और सीधे मैं परसों आप लोगों को क्लास लूँगी। ये मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने आज आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं सीधे परसों, ठीक है। गुड बाय ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और मेरी एक बात और थी बताने को, बट आज टाइम ओवर हो गया। इंग्लिश की भी आप लोगों की क्लास है, जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी एक बात बताऊंगी, ठीक है। चलिए, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर। और सीधे हम कब मिलेंगे, अब परसों मिलेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी जो है उसको करते रहिएगा।